जय हिंद गाइस, मैं गजेंद्र कुमार आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस YouTube पर एक धमाल होने वाला है जिसको सुनकर आपकी जमीन खिसक जाएगी। मैं 1947 से बात करूं तो 1947 के बाद में जब देश आजाद हुआ तो जो पहला इतिहास था हमारे देश का उसको बिल्कुल ही रब कर दिया गया, यानी मिट्टी में मिला दिया गया। यानी इतिहासकारों ने, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ने, क्योंकि 1947 के बाद जितने भी शिक्षा मंत्री हुए सब बाबर के रिश्तेदार थे, जिन्होंने हिंदू बहादुर राजाओं के बारे में सब छिपा के रख दिया। एक साइड में उनके जितने भी पृष्ठ थे सब जला के रख दिए। लेकिन अकबर को महान कहा गया, औरंगजेब को महान कहा गया, बाबर को महान कहा गया, हुमायूं को महान कहा गया। तो मैं आज वो जड़ उखाड़ के फेंक रहा हूं आपके सामने। ऐसे भी राजा हुए हैं हमारे पास में, हमारे देश में ऐसे भी राजा हुए हैं जिसने अकबर महान की महानता को मिट्टी में मिला दिया और अकबर को घुटनों के बल दौड़ा के छोड़ा। तो मैं ऐसे ही राजा की आज बात करने जा रहा हूं। ऐसे एक राजा का नाम था हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनका जन्म एक साधारण परिवार, ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1501 ईस्वी में अलवर के माछेरी गांव में हुआ था। इनके पिता एक पुरोहित थे, इनका नाम था राय पूरणदास। एक ब्राह्मण परिवार था जो कि पूजा पाठ करता था। इनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था हेमू। हेमू पहले से ही एक बहुत सुलझा हुआ और समझदार बच्चा था। हेमू के पिता को मुगल शासकों ने परेशान करना शुरू किया कि आप मुगल धर्म को अपनाओ नहीं तो तुम्हें मार देंगे। अलवर से भागकर राय पूरणदास रेवाड़ी पहुंच गए और रेवाड़ी के अंदर नमक का व्यापार शुरू कर दिया। उस समय हेमू एक बहुत कम उम्र में था जिसने अपने पिता की बिजनेस में हाथ बढ़ाया और नमक के अलावा गन पाउडर बनाना शुरू किया, जिसको बोलते हैं हम गन पाउडर, जिसको बोलते हैं हम पोटेशियम नाइट्रेट। और ये सप्लाई उस टाइम पर दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी थे, उनको ये सप्लाई देना शुरू किया। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने देखा कि एक बच्चा जो कि देखने में 6.5 फीट और काफी हष्ट पुष्ट है, उसको अपनी सेना में भर्ती किया और रसद का काम दे दिया। इसके साथ साथ इस पीरियड में हेमू ने धातुओं के हथियार बनाने शुरू किए, जिससे कि आज भी रेवाड़ी में धातुओं के बर्तन बनाए जाते हैं और जिसके लिए फेमस है। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी का देहांत हो गया। जैसा कि आप देखते हैं शेरशाह सूरी के नाम पर दिल्ली में काफी रोडें हैं। ये अफगान से आए हुए थे। इनके देहांत के बाद इनकी गद्दी का उत्तरदायित्व
इस्लाम खान सूरी को गया। इस्लाम खान सूरी दुर्भाग्यवश इस्लाम खान सूरी भी कुछ ज्यादा टाइम पर राज नहीं कर पाए और 1545 में ही इनका देहांत हो गया। उसके बाद राज का उत्तरदायित्व इनके बेटे फिरोज खान को आना था। फिरोज खान जिसकी उम्र उस समय मात्र 12 वर्ष की थी। फिरोज खान को इनके चचेरे भाई आदिल शाह सूरी ने इस्लाम खान के 3 दिन बाद ही खत्म कर दिया और गद्दी पर आदिल शाह सूरी बैठ गया। आदिल शाह सूरी इससे पहले इस्लाम खान ने जब हैमू की वीरता और उनकी कर्मठता और ईमानदारी को देखा तो इस्लाम खान ने हैमू को एक सैन्य सलाहकार और चीफ ऑफ इंटेलिजेंस के लिए नियुक्त कर दिया। चीफ ऑफ इंटेलिजेंस के लिए नियुक्त कर दिया, एक बड़ा ओहदा दिया। इसके बाद आदिल शाह ने जब देखा कि ये आदमी बहुत ही तेज तर्रार है तो इनको अपनी सेना का मुख्य सेनानायक बना दिया, यानी एक वजीर नियुक्त कर दिया। आदिल शाह ने इनको एक वजीर नियुक्त किया। आदिल शाह एक बहुत ही अय्याश शराबी किस्म का शासक था जिसे राज से कोई मतलब नहीं था। पूरा उत्तरदायित्व हैमू के ऊपर आ गया और हैमू पूरी देखभाल करता था। हैमू ने इस पीरियड में, इस दौरान आदिल शाह के लिए 22 लड़ाइयां लड़ी और हर लड़ाई में विजय प्राप्त की। इसके बाद जैसा कि आप देखते हैं, पहले 1540 में शेर शाह सूरी से पहले हुमायूं आया था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भगा दिया और काबुल पहुंचा दिया। लेकिन शेर शाह सूरी के मरने के बाद हुमायूं ने दोबारा आक्रमण कर दिया और शेर शाह सूरी के भाई को परास्त कर दिया। हुमायूं ने जैसे ही परास्त किया उस टाइम पर हेमचंद बंगाल में थे। बंगाल में सुनने के बाद वहां से चले और बंगाल के पूरे राज्य को जीतते हुए पहुंचे बिहार। बंगाल के बाद में बंगाल पूरा राज्य जीता, उसके बाद बिहार, उसके बाद एमपी, सबको जीतते हुए फिर पहुंचे यूपी। यूपी में जैसे ही आगरे में पहुंचे तो आगरे का एक शासक आगरे का गवर्नर मुगलों ने बनाया हुआ था, एक इस्कंदर खान उज्बेक को। इस्कंदर खान उज्बेक
जैसे ही सिकंदर खान उज़्बेक को पता लगा कि हेमचंद्र आगरे की तरफ आ रहा है, सिकंदर खान अपने कपड़े फेंककर एक साधारण व्यक्ति के रूप में आम पब्लिक में भाग गया और आगरे को छोड़ गया। यानी आगरे पर हेमचंद्र ने कब्जा किया और उसके बाद पहुंचे वो हुमायूं को खदेड़ने। हुमायूं को खदेड़ा और इस तरह खदेड़ा कि वो काबुल तक जाकर रास्ते में ही खत्म हो गया। उसके बाद वापस दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद में 6 अक्टूबर 1556 को अक्टूबर 1556 को दिल्ली की गद्दी पर तैनात तर्दी बेग खान को परास्त किया और कैद कर लिया। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के शासक के रूप में हेमचंद्र की ताजपोशी हुई और हेमचंद को एक विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। हुमायूं के मरने के गम को अकबर भुला नहीं पाया और अकबर ने एक पॉलिसी बनाई जिसके अंदर अनेक मुगल शासकों को इकट्ठा करके हैमू के ऊपर आक्रमण करने की एक योजना बनाई, जिसमें थे यानी उसको चारों तरफ से घेरा, केंद्र में, बीच में, सेंटर में था अली कुली खान सेवानी। अली कुली खान सेवानी इसको सेंटर में भेजा, बीच में, सेना के बीच में रखा। उसके बाद में बाईं ओर से एक सिकंदर खान उज़्बेक को भेजा। सिकंदर खान उज़्बेक को नियुक्त किया और दाहिनी ओर से अब्दुल्ला खान उज़्बेक को भेजा। इसके अलावा मोहरा हुसैन कुली बेग, और शाह कुली महरम। यानी इस तरह से 5 शासक जो सेनापति थे और कुछ शासक थे उनको आक्रमण के लिए भेज दिया और खुद अकबर और उनका एक बॉडीगार्ड सिपह सालार बैरम खां इस पोजीशन से पानीपत, ये लड़ाई पानीपत में हुई और पानीपत से 8 किलोमीटर दूर पीछे रहे। यानी इतना डर था हेमचंद्र का कि
उसने 8 किलोमीटर की दूरी बनाए के रखी। हेमू खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया। हेमू ने, हेमू के पास में एक हाथी था जिसका नाम था हवाई। इसके साथ बाएं तरफ से इनके भांजे राम्या और दाहिनी तरफ से शादी खान कक्कड़, शादी खान कक्कड़ को लगा दिया। अभी आप देखते हैं कि मुसलमान हिंदू की फौज में कैसा था। ये सारी फौज इनकी अफगान के सैनिक इसमें थे, अफगान के अधिकारी थे। और हेमचंद्र एक ऐसे राजा थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जो सब धर्म की रक्षा करते थे, किसी धर्म के बरखिलाफ नहीं थे, तो सब उनको पसंद करते थे। एक ब्राह्मण होने के नाते एक दयालु भी थे और एक बहुत ही कुशल शासक थे। इस लड़ाई के दौरान हेमचंद्र के पास में 10,000 हाथी और 12,000 घोड़े थे। आक्रमण इतना भयानक हुआ, जैसा कि आप देखते हैं कि महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई थी उससे कम नहीं था। यानी हेमचंद्र की फौज ने ऐसी मार मार मचाई, ऐसा मार काट मचाई। पहले तो उनकी जो फौज थी हेमचंद्र का नाम सुनकर ही भाग ली थी। भागने के बाद में अली कुली खान सहबानी ने बोला कि देखो 8 किलोमीटर पर अकबर बैठा हुआ है, तुम यहां भाग कर जाओगे तो तुम्हें जान से मार देगा, इसलिए तुम्हें यहीं पर लड़ना है, चाहे लड़ो या मरो, कुछ भी करो। ये डर की वजह से और इनके सेना की, हेमचंद्र की सेना के हौसले की वजह से हाथी मुगल सेना को कुचलते हुए चले गए और यहां तक कि उनको पंजाब तक रौंदा और इनसे आगे आगे भागता रहा, जिसको कहते हैं अकबर महान। उसकी महानता कहां मिला दी? एक भाड़ में। लिखने वाले लिखते रहो अकबर महान, लेकिन मैं अकबर महान नहीं मानता हूं जो दुम दबाकर भागा था। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, पंजाब तक पहुंचने में एक बीच में ये दुख की बात है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के आंख में किसी का एक तीर लग गया, जिसकी वजह से हेमचंद्र बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में जैसे अकबर को मालूम पड़ा, बैराम खान को मालूम पड़ा और भाग कर आए और हेमचंद्र विक्रमादित्य की गर्दन काटकर काबुल ले गए और धड़ को यहीं पर छोड़ दिया। इस युद्ध में हेमचंद्र विक्रमादित्य का मरने के बाद में भगदड़ मच गई और हेमचंद्र विक्रमादित्य के 5,000 सैनिक मारे गए। 5,000 सैनिक मारे गए और इन मुगलों ने इनकी लाशों को बिल्डिंगों में चिनवा दिया। तो ये हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो बहादुर शासक थे उनके इतिहास को छुपाया गया। आज मैं ये कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि हमारी जनता, देश की जो 135 करोड़ है, उसमें सिर्फ 2% आदमी भी इसके राजा के बारे में नहीं जानते होंगे। हमारा चैनल
आपको प्रतिदिन इस तरह के बहादुर राजाओं, महाराजाओं और सम्राटों के बारे में बताता रहेगा और आपको जागरूक करता रहेगा। मुझे विश्वास है यदि आपको पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स के साथ में शेयर करेंगे। धन्यवाद।